इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि जो आपने किया है, ये बड़े-बड़े लोग नहीं कर सकते। और शायद आपको जो भारत में एक ट्रेडिशनल राजनीति का अंदाजा है कि हम तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे खिलाफ भी हैं, तुम भी अच्छे और हम भी अच्छे। आपने इस पेट को इस पेट कहा और आपके मूल में अपने जम्मू को, और वो जम्मू जहां से गजवाए हिंद का रास्ता खुला हुआ था, अगर जम्मू के इस इलाके में आप जिस तरीके की बातें आपने कही हैं, ऐसे तथ्य कहे हैं, चौंकाने वाले हैं, ये देश के हर आदमी को समझने चाहिए कि वहां जो आतंकवाद हो रहा है AK-47 से, उससे तो सेना लड़ सकती है, लेकिन जो आपने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद चल रहा है, आप एक इस्लामिक फंड से पूरा का पूरा कोलोनाइजेशन चल रहा है, आपने इंड्यूस माइग्रेशन की बात की। ये जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की जो असेंबली है, इसमें बैठ करके जो AK-47 की जगह AK-47 जैसे कानून बन रहे हैं जिससे हिंदुओं को समाप्त किया जा सके, और इस जम्मू कश्मीर का वो ख्वाब जो पाकिस्तान का ख्वाब है, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ख्वाब है, उसको पूरा किया जा रहा है। तो आपने 1990 वाली जो घटना घटी है, एक तरीके से 1990 को किस तरीके से साइलेंटली, खामोशी से पूरे जम्मू को कश्मीर बना दिया जाए। तो ये लड़ाई तो कानूनी तौर पे आपने जीती। अब इस पे सीबीआई क्या करेगी और सीबीआई के बाद ये कैसे वापस आएगा, ये एक लंबी लड़ाई है। लेकिन इसके अलावा आप जम्मू में लगातार ऐसे विषयों को उठाते रहे हैं, चाहे वो डोमासाइल का मामला हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज का मामला हो। डेमोग्राफी चेंज पे भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे की मानसिकता दुनिया में क्या रही है, और जम्मू में जो हो रहा है वो उसी से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रोशनी एक्ट के बारे में बताया, और ये शायद 2007 में गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री रहते हुए आया था, जहां तक मेरी कुछ जानकारी है, वो इसको लेके आए थे। लेकिन आपसे एक मेरा सवाल इसलिए है कि आप पूरे जम्मू के अंदर लगातार लोगों को न सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, बल्कि आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए जो एक फिक्स सी राजनीति है, वो राजनीति से उलट आप आम आदमी की, भारत को बचाने वाली ताकतों के साथ खड़े होकर के आप पूरे जम्मू कश्मीर में आपने एकजुट जम्मू के अलग अलग ऑफिसेस खोले हैं, लोगों को अपॉइंट किया है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, कि 2007 से लेकर के 2020 के बीच में कई सरकारें रही, चाहे दिल्ली की कांग्रेस सरकार भागीदार रही हो, चाहे अटल जी के जमाने में सरकार भागीदार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार भागीदार रही हो, कैन कैन प्रकार से जम्मू कश्मीर से जो एमएलए जीतते थे, वो तो वही लोग थे, वो हिंदू थे और जम्मू के लिए गए थे। क्या इस इतने सालों में इन जो विधायक थे, कभी इन्होंने इन बातों को क्यों नहीं उठाया? इनकी क्या मजबूरी थी? क्या जम्मू के लोगों ने इनको पूछा नहीं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप जब ऐसे काम हो रहे थे जो हिंदुओं के विरोध में थे, जो जम्मू के विरोध में थे, तो इनकी आवाज क्यों नहीं आई? इन एमएलएस ने इसको इशू क्यों नहीं बनाया? ये मैं जानना चाहता हूं, इसके पीछे क्या मानसिकता है? देखिए, पिछले 70 सालों में दिल्ली की पैराडाइम, एक पॉलिसी, एक पैराडाइम जम्मू कश्मीर को लेके ये रही कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन बना के रखा जाएगा। 370 और 35A का जिक्र आपने किया। 370 और 35A वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी जिसके माध्यम से भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक इस्लामिक स्टेट को प्लांट किया गया था। हम ये समझते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बना और हट के अलग निकल गया, लेकिन 1947 में केवल पाकिस्तान बन के हट के नहीं निकला, एक पाकिस्तान का बीज एक और हिंदुस्तान की टेरिटरी में लग गया और वो था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 और 35 से ये सुनिश्चित करती थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक इन नेचर रहेगा। इस अरेंजमेंट को दिल्ली ने, इंडियन स्टेट ने, भारत सरकार ने दुनिया के सामने सेक्युलरिज्म का चोला पहना के इसे रिप्रेजेंट किया। एक ऐसा सेक्युलर प्रोविजन, एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्युलर प्रोविजन जो ये सुनिश्चित करे कि विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहेगा, उसको भारत सरकार ने डेमोक्रेटिक सेक्युलर प्रोविजन की तरह पेश किया। अंडरस्टैंडिंग नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की ये थी कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में देखिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां पे मुसलमान डेमोक्रेसी का चेहरा है और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना रहा है।
तो ये इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री होगी। तो इस सोच से इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम कभी मुख्यमंत्री ना बने। तो आप ये सुनिश्चित करें ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहे। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अगर विधानसभा का चरित्र इस्लामिक है तो फिर कंट्रोल भी इस्लामिक ही होगा, फिर मुख्यमंत्री भी मुसलमान ही होगा। और पिछले 70 सालों में इस अरेंजमेंट ने ये प्रूव करके रख दिया कि पिछले 70 सालों में एक भी हिंदू या गैर मुसलमान जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बना, और हमेशा पिछले 70 सालों में कश्मीर की ही संप्रभुता रही हमारे स्टेट अपरेटस पे। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि दिल्ली का जम्मू कश्मीर में सुन्नी कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जम्मू कश्मीर को मुसलमानों के जरिए ही चलाया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन है विच स्टैंड्स प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेमली आर्टिकल 370 एंड 35A। तो इस अरेंजमेंट के खिलाफ कोई व्यक्ति इतना ताकतवर उठ के यहां पे आया नहीं जो दिल्ली को चुनौती दे सके। एकजुट जम्मू ने पिछले 5-6 वर्षों की लड़ाई में दिल्ली को चुनौती दी और यह कहा कि दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट ये कायम है, इसके कायम रहने। इसीलिए इस इस्लामिक स्टेट के जितनी भी सिम्टम्स थे उन्हें एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। अब इस्लामिक स्टेट का एक परम कर्तव्य होगा कि एरिया को 100% इस्लामाइज किया जा सके। तो अगर वो इस्लामिक स्टेट जहां का विधानसभा फॉर ऑल टाइम्स टू कम इस्लामिक इन कैरेक्टर रहेगा, और भारत सरकार ने सेंसस भी फज किए इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा कश्मीर के पास बहुमत रहे, कश्मीर के पास अधिक सीट्स रहे, वो एक अन्य विषय में चर्चा करूंगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या होगा? सबसे पहले ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसके जरिए पूरे एरिया को इस्लामाइज किया जाए। दूसरा, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और आप जानते हैं 370 और 35 कारण महिलाओं के हक पुरुषों के बराबर जम्मू कश्मीर में नहीं थे। तीसरा, अगर गैर मुसलमान माइनॉरिटी है उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है, एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है, तो उन माइनॉरिटीज को उनके हक नहीं दिए जाएंगे, उनके हक लेके भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिए जाएंगे। आप जानते हैं पुष्पेंद्र भाई, 2016 से 2018 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में स्वयं मैंने ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को गलत तरीके से माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और 2 साल में केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे 30-30 हजार के जुर्माने करवा के, इनके घुटने टिकवा के वो केस भी हमने जीता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद भी, चूंकि स्टेट इस्लामिक थी, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहता रहे, चूंकि स्टेट इस्लामिक थी, जजमेंट होने के बावजूद भी आज भी मुसलमानों को ही माइनॉरिटी बेनिफिट्स इलीगली इन वायलेशन ऑफ नॉट ओनली द जजमेंट बट ऑल्सो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम जो हमने चेंज करवाई बाद में, दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जब संविधान, और मैंने बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल, आप हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर घुस के डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके जिहाद को आगे चलाते, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इंट्रोड्यूस करके सुनिश्चित कर लिया कि जम्मू कश्मीर में सत्ता सदा सदा के लिए मुसलमान के पास रही। तो आप ये, और जिस अरेंजमेंट को भारत, इंडियन स्टेट, द स्टेट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रही थी, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 70 साल में कोई व्यक्ति ऐसा निकलता जो इस अरेंजमेंट को चैलेंज करता? ये 70 साल के बाद होना था, 70 साल के बाद हुआ। हमने इस रियलिटी को समझा एंड वी स्टार्टेड टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम तो जिहाद है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम तो मुस्लिम कम्युनलिज्म है, और हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है, और हमने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन पाकिस्तान या चाइना ने नहीं दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन इंडियन स्टेट ने दी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके दी है जिसका विरोध जम्मू पिछले 70 सालों से कर रहा है, और 370 और 35A के खिलाफ भी जंग लड़ी, सुप्रीम कोर्ट हम गए, आपने वो जंग लड़ी, आपने सुप्रीम कोर्ट में सारा किया, हम भी भागीदार बने, एक एकजुट जम्मू की तरफ से भी एक मेन केस आता था, तो उसे ध्वस्त करवाया, और जमीन पे हमने जिस तरीके से मास मूवमेंट इसे कन्वर्ट किया, आप भी एक प्रोग्राम में आए थे, किस तरीके से हजारों की संख्या में पूरा जैम पैक्ड हॉल था, जिस पूरे, और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम्स और सब लोगों की पार्टिसिपेशन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस समय सुप्रीम कोर्ट में चला, तो ये किया, ये ध्वस्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस अरेंजमेंट के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की, इसीलिए रोशनी कानून बना। 14 फरवरी 2018 का कानून तब बना जिस समय पीडीपी और भाजपा की सरकार थी। ये रोशनी स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी हो, भाजपा और पीडीपी मिलके मेरा विरोध कोर्ट में करते थे। रोशनी स्कैम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना हो, भाजपा और पीडीपी की सरकार मिलके इसका विरोध मेरे
सामने कोर्ट में करते थे, एफिडेविट्स फाइल किए कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सिचुएशन ये है कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। तो जो नेशनलिस्ट्स हैं दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव, और हमने ये तय किया कि ना हमें किसी की सहायता चाहिए, ना किसी की वैलिडेशन चाहिए, ना किसी की एंडोर्समेंट चाहिए। हमने केवल एक चीज तय, जो प्रॉब्लम है उसे उसके नाम से बुलाएंगे और फिर उसका इलाज उसी तरीके से करेंगे। तो इसीलिए हमने इन प्रॉब्लम्स को चिन्हित किया। हमने दिल्ली और कश्मीरी सुन्नी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है जम्मू कश्मीर को एक मुस्लिम स्पेशल डोमेन की तरह चलाने का, उसे ध्वस्त करवाया। और उसके बाद now these things have started happening and people have started raising voices। इससे पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने प्रॉब्लम को पुकारना ही नहीं चाहा।